नीचे के इलाका में अगर हम साउथ इंडिया का बात करेंगे तो साउथ इंडिया में ज़्यादा चावल की ज़्यादा गेहूँ चावल रे। आप लोग को अगर ये बताएं वहाँ का अगर तू जाएगा ना तो वहाँ के फूडे से पता चल जाएगा, फूड मैंने वहाँ का भोजन से, वहाँ उतना उन्नत किस्म का मतलब वहाँ चावल करने के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं है, मिट्टी नहीं है, तरह तरह उसमें कमी देखा गया है। इसलिए चावल वाला बात नीचे नहीं होगा। साउथ इंडिया का जब बात करेंगे तो वहाँ गेहूँ का उपज नहीं होगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ चावल रहेगा। यही कारण कि वहाँ का जो तू फूड देखेगा खास करके देखेगा इडली या देखेगा बड़ा या देखेगा मसाल डोसा, तो इस सब बना हुआ है गेहूं का कि चावल का। तो कहीं कहीं पर घूमने भी जाता है ना तो वहाँ के भौगोलिक स्थिति को देख करके वहाँ कौन ज़्यादा है कौन कम है एक पता तुम लोग के चल जाता है। तो तुम लोग को यही कारण से आपको बताना भी है रे कि तमिलनाडु ऐसा एरिया है, ऐसा राज्य है कि वहाँ शीत ऋतु में भी चावल होते रहता है। शीत ऋतु समझ रहे हो ना, हम लोग के यहाँ शीत ऋतु में गेहूं का खेती, वहाँ शीत ऋतु में भी किसका खेती करता है, चावल का। तो इस सब बता पर तुम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट पर ध्यान देना। अभी अब हम लोग को केवल और केवल सुनना किसको, गेहूं को। तो 2-3 बार ध्यान दो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलो समझो इधर देखो, गेहूं की अगर बात करें तो आप लोग का ये वो काल है 1960 पुराने समय से चलते आ रहा है कि गेहूं की कौन है जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है, कौन है जो गेहूं का उत्पादन नहीं कर रहा है। इसके आधार पर हम लोग अमीरी और गरीबी का भी फासला करते थे। पहले के जमाने में अगर कहा जाता है तो गेहूं किसी किसी के पास होता था, जे घराना में गेहूं है समझ जाता था वह अमीर घराना है। बढ़िया बढ़िया आदमी यहाँ गेहूं नहीं हुआ करता था, तीनों टाइम चावले पर यहाँ हिसाब किताब लगाया जाता था। तो अब यहाँ पर से बात समझना कि जब जब गेहूं के पैदावार के बात आएगा कहना भैया 1960 में ऐसा देखा गया, 1960 का नाम ले लें, 1962 का नाम ले लें, 1965 का नाम ले लें। क्यों ये सब घटना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुमको पता होगा 1962 ईस्वी में चीन हमला हुआ है, 1965 में हम लोग पाकिस्तान से लड़े हैं। तो इस सब स्थिति में और इंडिया का स्थिति थोड़ा सा खाद्यान्न के मामले में गड़बड़ स्थिति में पहुंचा है। आपको अगर हम बात करें तो शुरुआत में प्राचीन समय में कुल बोलते हैं तो किसी से भी आजू बाजू के लोग से भी सुन लेगा कि पहले ये नहीं कि अभी गेहूं का 4 रोटी मिला था, सबके रोटी नसीब था। पहले कोई कोई घर में रहे बड़ा बड़ा महतो जी हैं तो उनके यहाँ गेहूं है, अगर वायदे में उठा है उपजा है तो ठीक है, नहीं तो कोई उपाय नहीं। रोटी भी चलता था तब मड़ुआ के, गेहूं की रोटी नहीं, कौची की रोटी चलता था, मड़ुआ के। तो उस सबसे तुमको इतिहास पता करना है कि भैया गेहूं अगर होता तो गेहूं की रोटी खाता, लेकिन गेहूं नहीं है, रोटी चल रहा है मड़ुआ का। इसका मतलब साफ पता चल रहा है गेहूं उस समय गेहूं का पैदावार अच्छा होगा कि खराब होगा, खराब होगा। ऐसा स्थिति था 1960, 62, 65 वाला हाल में कि अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा मतलब एकदम सूखा, सिंचाई के साधन नहीं है, गेहूं होगा ही नहीं। और नहीं होगा तो ऐसे अवस्था में अमेरिका वहां से गेहूं को दान में करता था। और दान में कैसे होता है कि अगर किसी चीज को अगर कोई भिखारी है, दान को हम लोग पुण्य मानते हैं कि अगर उसको खाना नहीं है खाना दे दो पुण्य मिलेगा। वैसे ही यूएसए अमेरिका वाला लोग सोचता था इंडिया के पास गेहूं की कमी है, गेहूं नहीं है, दे दो खा लेगा, दान पुण्य होगा। लेकिन उसके लिए भी ऐसा ऐसा गेहूं देता है। उसके में जो जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो अपना जीवनी में ऐसा बात लिखा है कि यूएस अमेरिका एक समय ऐसा देश था जिन्होंने हमें दान में गेहूं तो देता था, लेकिन वैसा गेहूं देता था जिसको उसका पशु भी सूंघता तक नहीं था, फिर भी यहाँ के लोग एकदम आराम से मजे में खाते थे। तो ये सब उपाय, ये सब इतिहास के स्रोत है, ये सब जानेगा तो तुमको लिखने के लिए आ जाएगा। अब कहना भैया इतना कष्ट हुआ तो कष्ट ही मतलब एक ही बात ध्यान दो, कोई भी समस्या आता है वो अपना समाधान लेकर के आता है। और आपको बता रहे हैं कि ये सब जो काल है अकाल पड़ने वाला, भारत पाकिस्तान युद्ध वाला, इस सब समय है लाल बहादुर शास्त्री के समय में। और वही लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा क्यों ना जब अमेरिका के पास गेहूं हो रहा है तो अमेरिका वाला गेहूं हमको जो दान में दे रहा है तो हम वहां पर चल करके किस प्रकार से वह गेहूं का उत्पादन कर रहा है, हम टेक्नोलॉजी को ही विकसित करते हैं। यही कारण है कि उस समय 1960 के ही काल में मैक्सिको में एक कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे और वही कृषि वैज्ञानिक का नाम है नॉर्मन बोरलॉग। याद रहेगा कि नहीं? तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध है आप लोग का देगा खगोल वेदता से, गणितज्ञ से, कृषि वैज्ञानिक से। तो आपको अपने ठीक करना है कि भैया नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किससे है? कृषि वैज्ञानिक से। क्लियर है? लेकिन कहाँ का? भारत का कि अमेरिका का? अमेरिका का। याद रखना है उसमें भी मैक्सिको, मैक्सिको में एक अनुसंधान केंद्र था और वही अनुसंधान केंद्र में वहां पर एज एग्रीकल्चर से संबंधित एक साइंटिस्ट थे। अब बात को समझना, जब लाल बहादुर शास्त्री को बतवा पता चला कि वहां कृषि से संबंधित बहुत बढ़िया वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग, तो सोचे कि सब किसान को वहां पर ढो के लेके जाना ये तो उचित नहीं है, तो एगो के प्रतिनिधि बनाए और वही प्रतिनिधि हमारे स्वामीनाथन।
एम एस स्वामीनाथन जो केरल में एग्रीकल्चर विभाग के यहाँ पर साइंटिस्ट थे। दोनों बात याद रखना। अगर नॉर्मन बोरलॉग की बात आता है तो नॉर्मन बोरलॉग जो था वो कहाँ का, अमेरिका में कृषि वैज्ञानिक था, जबकि एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है एम एस स्वामीनाथन का। तो यह स्वामीनाथन कहाँ का, तो कहना भारत में केरल में, केरल का निवासी था रे, तो भारत में केरल में कृषि वैज्ञानिक था। क्या ये दोनों बात याद रहेगा। हमने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए जो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री है एम एस स्वामीनाथन को अच्छे ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेज रहे हैं, मैक्सिको में, और यही मैक्सिको गए हैं। नॉर्मन बोरलॉग ने उस पर रिसर्च किया है। रिसर्च के बाद उसने पाया कि गेहूं के उत्पादन करने के लिए यहाँ तक कि यहाँ पर यूएसए यानी अमेरिका से बढ़िया क्वालिटी का मट्टी भारत के पास है। इसलिए वो सारा टेक्निक इसको बताया, किसको, एम एस स्वामीनाथन को। और वही एम एस स्वामीनाथन जो है, जो H/V इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईली एल्ड वेराइटी, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं हाइब्रिड। हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं हाइब्रिड, दरअसल में वो हाइब्रिड होता नहीं है, वह ओरिजिनल नाम उसको क्या कहते हैं, H/V कहते हैं। आप लोग से प्रश्न में H/V का फुल फॉर्म क्या होता है, तो H से मतलब हाईली, वाई का मतलब होता है और होता है वेराइटी, उच्च उन्नत किस्म का बीज। और वही उच्च उन्नत किस्म का बीज लाया जा रहा है कहां से, अमेरिका से। और अमेरिका से जब यहां पर लाए हैं और उसका टेक्निक सीख के आ रहा है कौन, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन करके भारत के किसान को अच्छे से एकदम से ट्रेनिंग दिया है। और वह ट्रेनिंग के बाद जब वह मतलब कि गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अभूतपूर्व वृद्धि देखा गया। अभूतपूर्व समझता है, पहले इसके जैसा कभी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ था जितना वृद्धि इस बार हुआ। अब यहीं से इस प्रकार जब किसी चीज में आपको दिक्कत हो, अब इतना उसमें फायदा मिलने लगा कि अब इतना गेहूं का उपज अच्छा से होने लगा कि जो हम पहले दान में लेते थे, अब वही चीज को हम दूसरा को क्या कर रहे हैं, दान में दे रहे हैं। यानी अब हम आयात ही नहीं, अब गेहूं का यहाँ से क्या करने लगेंगे, निर्यात करने लगेंगे। वैसा देश जो अभी भी जहां पर गेहूं का खेती बाड़ी बढ़िया से नहीं होता, उत्पादन अच्छा से नहीं है, हमारे पास यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन का देन है कि हम यहाँ पर गेहूं के लिए उन्नत किस्म का बीज लाए, टेक्निक लाए, वही तकनीक के द्वारा गेहूं अच्छे मात्रा में होने लगा, अब यहाँ से निर्यात कर देंगे। तो तू अपने सोचो, जिस चीज के लिए तू कभी लाले पड़ता था, उस चीज को अगर किसी को तू दान में देने लगे तो कोई क्रांति से कम नहीं रे। यही कारण से इस क्रांति का नाम रखा गया था, कौन क्रांति, हरित क्रांति। तो इस सब बात सुनल रहेगा तो तुमको ऑब्जेक्टिव में धारा आ जाएगा। पूरा कहानी सुनो, बात एकदम सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब हरित क्रांति का संबंध है, ऑप्शन दे देगा आप लोग को तरह तरह से, गेहूं के उत्पादन शक्ति से, या गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने से, या फिर कहेगा तिलहन की उत्पादकता को बढ़ाने से, अंडे की वृद्धि से। तो ये सब आप लोग को ऑप्शन में आएगा। तो आपने सोचना कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं के उत्पादन से। अभी बहुत सारा आप लोग को क्रांति आएगा, मेन इसका डिटेल काहे कर दिए, क्योंकि इसका डिटेल से आप लोग को प्रश्न आएगा। अब आप लोग से हरित क्रांति में ही पूछेगा रे, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तब भारत में लगल है ना, तब भारत में लगा रहेगा, तब भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। तो आप लोग के यहाँ से प्रश्न याद रखना है कि भारत में पूछ देगा हरित क्रांति का जनक, तब हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। लेकिन अगर कहेगा वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर माने पूरा विश्व लेवल पर हरित क्रांति का जनक, तो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वह आप लोग का हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ये बता, ये ध्यान में आप लोग को आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन, हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द को किसने दिया, ये नाम कौन रखा था, तो उस शब्द देने वाला था कौन, विलियम गॉड। विलियम गॉड, यहां तक याद रहेगा कि नहीं। पहले हरित क्रांति से रिलेटेड 3 नाम आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं करना। भारत में हरित क्रांति का जनक, तो वह हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। कहेगा वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक, तो वह हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन हरित क्रांति शब्द देने वाला कौन था, तो वह था कौन, विलियम गॉड। क्या यहां तक बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ आप लोग को आगे चलते हैं। देखो कि हरित क्रांति के कारण केवल गेहूं में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर जब हरित क्रांति आया तो इसे चावल और गेहूं दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि देखा गया। क्रांति के मतलब है उत्पादन क्षमता को घटाना कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, जब हम किसी में क्रांति लगाएंगे तो आपने समझना कि क्रांति के मतलब है कि किसी के उत्पादन शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। तो आप लोग को अभी बस कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को क्रांति ध्यान देना है। एक तरफ लिखेंगे हम क्या, क्रांति, और दूसरा तरफ आप लोग का लिखाएगा उससे किससे संबंधित है, कौन सा फसल से संबंधित है, कौन सा उत्पादक शक्ति को बढ़ाना चाहता है। इधर लिख देंगे संबंधित फसल, और एक तरफ आप लोग का होगा क्या, क्रांति। अगर ये पूरा आध हो गया तो परीक्षा में 1 नंबर के लिए इससे फिक्स रहता है
कि पूरा अगर क्रांति एग्रीकल्चर से पढ़ लेते हो तो एक क्वेश्चन इससे उठाता है जी, इसलिए ध्यान में रखना। तब पहले आप लोग का कौन सा है? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति से रिलेटेड आप लोग का 2-3 बात तो सुन लिया। सबसे पहले हरित क्रांति का जनक वैश्विक स्तर पर कौन था? तो वो हम सीख लिए, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक भारत में कौन था? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ये कहना आप लोग का विलियम गॉड। क्या यहां तक फिट हो गया? लेकिन संबंधित फसल है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कहना हरित क्रांति का संबंध गेहूं और क्या रे? चावल, इसके उत्पादकता से, इसके उत्पादकता को बढ़ाने से है। तब मेन 2 आप लोग को याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल के उत्पादकता को बढ़ाने से है। अरे चावल में अगर यहां तक बात कि वैश्विक स्तर पर जब बात आता है तो एक देश है जिसका नाम है क्या? फिलीपींस। चावल के मामले में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस से है। इसलिए आप लोग को याद भी होगा, भारत में पूछेगा कि चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, तो ये आंसर होगा कटक। लेकिन अगर बोलेगा वैश्विक स्तर पर चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, तब फिलीपींस हो जाएगा, जहां एक जगह उसका नाम क्या है? मनीला है। क्या ये कंफ्यूजन नहीं ना होगा? भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कटक, लेकिन वैश्विक स्तर पर चावल अनुसंधान केंद्र तो वो मनीला। मनीला कहां है? फिलीपींस में। खैर बढ़िया, ये सब बात को आप लोग को ध्यान में अलगे से नोट करते रहना। अगला बात सोचते हैं, देखो हरित क्रांति के बाद जब अगला हम क्रांति का नाम लेते हैं तो उस क्रांति का नाम है क्या जी? श्वेत क्रांति। एक और क्रांति, इसका नाम क्या है? श्वेत क्रांति। तब पहले संबंधित बात तो आपको याद है, ये होगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे? हाँ, दुग्ध उत्पादन से। देखो दुग्ध उत्पादन से, इसके बारे में भी कुछ सुन लीजिए। देखो कहा जाता है कि अगर मवेशी की बात आता है तब मवेशी यानी पशु भारत में सर्वाधिक था रे, लेकिन जितना मवेशी था उतना मात्रा दूध नहीं होता था। लोग इसमें बढ़ावा नहीं दे रहे थे। कारण क्या था? हो सकता है कि एक किसी घराने में 5 लीटर का दूध मिल रहा है, पता चला 2 लीटर दूध उपयोग में आया, बाकी 3 लीटर दूध फट गया, खराब हो गया। तो जब दूध खराबे हो जाएगा तब कोई व्यक्ति काहे सोचेगा कि हम 1 भैंस से 2 भैंस ले लेंगे या 2 भैंस से 4 भैंस ले लें। माने यहाँ पर याद रखना कि पशुपालन को यहाँ पर कामयाबी नहीं देख करके लोग पशुपालन से पिछड़ रहे थे। तो इसी के लिए फिर एक क्रिया आ रहा है और वही क्रिया का नाम है पास्चुराइजेशन, पाश्चरीकरण। आपको याद होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन एक वो भी वैज्ञानिक है और उन्होंने पास्चुराइजेशन, पाश्चरीकरण की क्रिया लाया। उसमें क्या किया कि अगर किसी चीज को एकदम गर्म करो, गर्म करके अचानक से ठंडा कर दो, तो जब गर्म करके अचानक से ठंडा करके उसको अगर हम भंडारित करते हैं तो फिर वह खराब नहीं होता है, बना रहता है। और दूध में यही क्रिया लाया गया पाश्चरीकरण का, यानी पास्चुराइजेशन का। दूध को एकदम से गर्म कर दिया जाता है और उसको तीव्र ठंडा करके यहां तक उसको भंडारित कर दिया गया। इससे दूध को जितना चाह सकते हैं आगे का टाइम तक वह खट्टा होने से, खराब होने से बचा रहता है। तो जब दूध को इस प्रकार से खट्टा होने से, फटने से जब बचाया जाने लगा तो लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। और जब उसका इस्तेमाल होने लगा तो यही वाला क्रांति क्या कहलाया? श्वेत क्रांति कहलाया। और श्वेत क्रांति का ही एगो देन है रे कि एक मिशन लाया गया था, उस मिशन का नाम है ऑपरेशन फ्लड। तो एक तो आप लोग का ये हो गया कि श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? दुग्ध उत्पादन से है। लेकिन आएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस? कहना समझ गए? ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के तहत एक मिशन आया था, उस मिशन का नाम था ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध किससे होगा? दुग्ध उत्पादन से ही होगा। हाँ, इसी में एक बात बोलें, अब देखो प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलने लगा और वही भारत सरकार के मदद से एक संस्थान जो गुजरात में है रे, अमूल। अमूल का नाम सुना है? अभी तुम सुना होगा, अमूल का लस्सी, अमूल का दूध सब आता है ना। तो ये सब यही श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड मिशन का ही देन है। इसका पूरा नाम क्या था? ए से हाँ आनंद, एम से मिल्क और एक यू से यूनियन और एल से लिमिटेड। यानी अमूल का अगर फुल फॉर्म अगर तुम लोग का जानना हो तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इस प्रकार से याद रखना। कभी कभी आएगा अमूल कोल्ड लिखित में से किस क्रांति से संबंधित है, तो तुमको खुद जोड़ लेना है कि भैया अमूल कोल्ड इस आता है, दूध वाला बात है, वह दूध क्रांति से हो जाएगा। किस मिशन का ये देन है? कहना ऑपरेशन फ्लड का देन है। क्या ये लाइन क्लियर हो गया? तो इसमें 2 क्रांति हमको लगता है एकदम बढ़िया हो गया होगा। हरित क्रांति वाला भी जितना बात सुना क्लियर है, और श्वेत क्रांति वाला भी बात आप लोग को हो गया कि श्वेत क्रांति से एक मिशन आया था, उस मिशन का नाम क्या था? ऑपरेशन फ्लड। और वह ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? दुग्ध उत्पादन से। हाँ, इसमें इनका जनक याद रखना। बोलो, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति आता है तो श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को। यहां तक ही इतना बढ़िया बढ़िया काम किए
किन्हें हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न आएगा मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तब मिल्क मैन मतलब दूध से रिलेटेड है, और उसके लिए किनको कहा जाएगा, वर्गीज कुरियन को। क्या यहां तक बात आप लोग का क्लियर है? तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के बाद कुछ ही बात उसका डिटेल करो, खास करके सबसे तो डिटेल अवे करता है। तीसरा नंबर, एक क्रांति जिसका नाम क्या है, पीली क्रांति। इस सब को याद ऐसे होगा, बोलो पीली क्रांति का संबंध तेलहन से, मैंने सरसों के उत्पादन से ना, तेलहन जितना आ जाएगा सब के उत्पादन से रे। अब तेलहन में आ जाए, सरसों आ जाए, इस सब का संबंध हो जाएगा कौन क्रांति से, पीली क्रांति से। तो तिलहन के उत्पादन से, क्या इलान क्लियर हो रहा है? तिलहन के उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, पीली क्रांति से है। हाँ, इसके बाद अगला ध्यान दो, अगला जो आप लोग का है नीली क्रांति। नीली क्रांति, बोलो नीली क्रांति का संबंध, हाँ मत्स्य के उत्पादन से, मत्स्य के उत्पादन से, मत्स्य के उत्पादन से। हालांकि कभी कभी इसका भी रेयर केस में इसका जनक पूछेगा, ऐसे जनक के मामले में दो ही को काफी है, एक आप लोग का श्वेत क्रांति, एक आप लोग का हरित क्रांति। लेकिन कभी कभी नीली क्रांति का भी देता है कि नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बस याद रखना अरुण कृष्णन को, अरुण कृष्णन को याद रहेगा। पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को, ऐसे सब याद करेंगे। ये सब पूरा डीप लेवल के एग्जाम के लिए, आप लोग के लिए नहीं है। तो सैम पित्रोदा ध्यान में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार री कर देंगे रे। नीली क्रांति के बाद तब आप लोग का सोचना है लाल क्रांति। नाम से पता चल रहा है लाल, लाल होता है क्या रे, टमाटर, टमाटर ना। तो लाल क्रांति का संबंध है किससे, टमाटर एवं मांस से, मांस के उत्पादन से, टमाटर एवं मांस के उत्पादन से। क्या यहां तक बात आप लोग को याद रहेगा? अच्छा, कोई बता सकते हो कि लाल क्रांति का जनक? विशाल तिवारी। कौन तिवारी रे, विशाल तिवारी। हम तो लिख देना, हमारा काम है, विशाल तिवारी। इतना बात आप लोग को ध्यान में आएगा। हाँ, इसके बाद और आगे ध्यान दो, लाल क्रांति के बाद रजत क्रांति। ये क्या आएगा, रजत क्रांति। तो रजत माने चांदी उंदी मत बुझना, रजत क्रांति, चांदी उजला, बिल्कुल उसी के जैसा अंडा होता। तो रजत क्रांति का संबंध जो होगा वह किससे होगा, हाँ अंडा के उत्पादन से, अंडा के उत्पादन से। सही है। एक और आप लोग का आएगा कैमा, सातवां होगा ना, नंबरिंग पर ध्यान दो तो गड़बड़ हो सकता है। एक होता है गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का संबंध ये होता है झींगा मछली से, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से, इसके प्रोडक्ट से संबंधित है। इसका भी कभी कभी पूछ देता है रे कि गुलाबी क्रांति का जनक कौन है, दुर्गेश पटेल। इसका जनक पूछेगा तो कौन पटेल, दुर्गेश पटेल, याद आएगा। चलिए, गुलाबी क्रांति के बाद एक दो और क्रांति हम देख लेते हैं, उसके बाद सबको याद आप लोग को करवा देंगे। देखो, गुलाबी क्रांति के बाद एक आप लोग का होता है धूसर क्रांति, धूसर क्रांति है ना। तो धूसर क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक से। हाँ, उर्वरक के उत्पादन से, उर्वरक माने जो खाद वगैरह होता है, उर्वरक के उत्पादन से। सही है। अच्छा, इसके बाद बोलिए, एक होता है गोल क्रांति, नौमा होगा ना। एक आएगा कौन, गोल क्रांति। नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, गोल, आलू ना। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू के उत्पादन से, आलू के उत्पादन से। और इसके बाद 10वां नंबर पर याद रखिएगा, एक होता है इंद्रधनुषी क्रांति। क्या जी, इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब हुआ, इंद्रधनुष में कितने रंग, एक रंग की सातों रंग, सात रंग मैंने कोई भी प्रकाश होता है सात रंगों का मिश्रण है, मैंने सब रंग रे। तो इसमें भी वही बतवा सुना कि इंद्रधनुषी क्रांति मैंने इसमें सब तरह के उत्पादन को बैलेंस पूर्वक बढ़ाना। अब कोई राज्य का टारगेट है कि हमको आलू का भी उत्पादन बढ़ाना है, यहाँ गेहूं का भी बढ़ाना है, अंडा का भी बढ़ाना है, मैंने जितना चीज का प्रोडक्ट है सबको एक मतलब कि सफलतापूर्वक उसको बैलेंस रूप से आगे की ओर बढ़ाना है। तो वह क्रांति क्या कहलाता है, इंद्रधनुषी क्रांति। तो यहाँ लिखेगा सभी का संतुलन पूर्वक, हाँ सभी का संतुलन पूर्वक उत्पादन से। अब इतना आप लोग को सबसे चीज है याद करना। तो आप लोग का शुरू से ध्यान में रखिएगा, इतना बात याद आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैठ करके एक मरते इसको देखिएगा और जहां भी बैठो वहां इतना क्रांति के बारे में पहले मन ही मन सोचो।
सीधा सीधी बात है, जब तक मन का जुगाली नहीं होगा कोई चीज परमानेंट नहीं होता। तू का कवित रहे एकदम बच्चन जैसा देखता है, मुड़ी धुन धुन के रटता है, रटे से कहियो कुछ नहीं होगा। यदि पढ़ लिया रस्तवों में जा रहा है तो तुमको कोई माथा पकड़ लेने नहीं है, आराम से तुम जा भी रहा तो मन सोच आज का पढ़े हैं। शुरू से हम मन का जुगाली करते हैं, रिवर्स करके देखते हैं, जिसको कहते हैं फ्लैश बैक। तब फ्लैश बैक में जाकर के सोच लेगा तब कूल्हे ऑटोमेटिक लगेगा कि नहीं हमको याद हो गया है। तो इसको अब इसको ध्यान में रखना, इसको देखो याद करना है आप लोग को। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ इसके क्या याद हुआ है कि नहीं, सोचने आ रहा है हो। हाँ तो सबसे पहले आपका क्रांति कौन सा था, हरित क्रांति। तो एक दो बार इसी प्रकार रिवीजन भी हो जाएगा। पहला प्रश्न आएगा, हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। बढ़िया है। अच्छा बारी बारी प्रश्न लिख, खड़ा हो संध्या, बताओ वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के कृषि वैज्ञानिक थे? अमेरिका का नहीं रे, तो ये सब स्पष्ट बोल। आप खड़ा होइए।